Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and today I am going to discuss about the motion or translatory motion in the inclined plane. यानी नत समतल पर हम लोटनी गति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, नत समतल पर पिंड की लोटनी यानी अब ये कोई पिंड है जो बिना फिसले हुए लुढ़कते हुए गतिशील है। तो माना ये कोई नत समतल है जिसकी ऊंचाई जो है h है, शीर्ष पर ये कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा है जो घूर्णन गति यानी लोटनी गति करते हुए कोणीय गति ओमेगा से इस तरीके से गतिमान है और इस समतल की दूरी जो है मान लेते हैं s है और ये कोण थीटा है, नत समतल का कोण। तो ध्यान रखिएगा कि कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है किसी नत समतल पर यानी थीटा कोण पर झुके हुए नत समतल पर शीर्ष पर रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई s तथा नत समतल की लंबाई s है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, जितनी स्थितिज ऊर्जा में हानि होगी वही गतिज ऊर्जा में वृद्धि के इक्वल होगी। तो ये क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पर mgh है, लेकिन ऊर्जा में वृद्धि कैसे होगी। तो देखिएगा, ये 1/2 mv² भी होगा और 1/2 I ओमेगा² भी होगा, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा होगी। गतिमान भी है लेकिन लुढ़कते हुए गतिमान है, तो गतिज और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है ना। तो देखिएगा, जहाँ I की वैल्यू अगर हम देखें घूर्णन त्रिज्या के रूप में mk² हो जाएगी और v = r × ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू v/r लिख सकते हैं। तो ये मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से तो mgh = 1/2 mv² प्लस 1/2 mk² × ओमेगा की जगह v²/r²। तो देखते हैं, 1/2 mv² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 + k² / r² = mgh। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इससे v² की वैल्यू आ जाएगी 2gh/1 + k² / r² या v का मान आ जाएगा √2gh/1 + k² / r²। ध्यान दीजिएगा कि ये कोई पिंड था, m द्रव्यमान का पिंड यहाँ से फिसलना लुढ़कना प्रारंभ करता था। सॉरी, ध्यान रखिएगा, फिसल नहीं रहा है, यहाँ पर ये लुढ़क रहा है और लुढ़कते हुए गतिमान है। तो स्थितिज ऊर्जा में जितनी हानि होगी गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा यहाँ रेखीय और घूर्णन दोनों ही होंगे, क्योंकि पिंड लुढ़क भी रहा है और गतिमान भी है, तो गतिज भी होगी और घूर्णन ऊर्जा भी होगी। I = mk² और v = r ओमेगा संबंध से हमने ओमेगा का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दिया। तो ½ mv² कॉमन, ये फाइनली आ जाएगा इतना, और v का मान √2gh/1 + k² / r² इतना आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से अगर हम इसको और हल करते हैं तो इस तल में देखिएगा, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा पिंड तो उस स्थिति में क्या होगा, उसके लिए जानकारी करते हैं कि यहाँ पर जब ये पिंड पहुँच पाएगा तो इसके लिए गति के समीकरणों का अगर उपयोग करते हैं तो उससे हम v² = u² + 2as, क्योंकि नत समतल की लंबाई कितनी है, s है। ठीक है ना। तो v² ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा प्लस 2as। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये आ जाएगा v²/2a = s। ठीक है ना। या यहाँ से आप और भी सॉल्व करना चाहें तो देखिएगा, ये a की वैल्यू आप निकाल दीजिए v²/2s और संबंध क्या होगा इसमें देखिएगा, जहाँ sin थीटा = लंब/कर्ण। ठीक है ना। तो s की जो वैल्यू होगी h/sin थीटा हो जाएगी, ये आ जाएगा।
तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः a = v² / 2h sin थीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब हम इसमें v का मान रख देते हैं और त्वरण का मान निकालते हैं। देखिएगा v का मान आपने सॉल्व कर लिया है, या आप डायरेक्टली v² रख सकते हैं। तो अतः a = 1/2h sin थीटा v² 2gh/1 + k² r²। तो 2 से 2 h से h कैंसिल हो जाएगा। a = g sin थीटा 1 + k² r², ये आ जाएगा त्वरण, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम त्वरण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम इसमें समय का मान भी निकालना चाहें, देखिएगा समय निकालना चाहेंगे तो समय के लिए हो जाएगा ½ at² या 2s/a = t², ठीक है ना। तो s का फिर वही मान रख देंगे और a का मान आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 2/a का मान है, देखिएगा g sin थीटा 1 + k² r², ये है a की वैल्यू इंटू s = t, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अगर इसकी वैल्यू रखना चाहें s की, तो हमने sin थीटा जो फॉर्मूला निकाला था, sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो s = h/sin थीटा लिख सकते हैं, तो वो भी यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें समय का मान भी निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका त्वरण का व्यापक मान आया a = g sin थीटा 1 + k² r²। अब हम यहाँ पर अलग अलग आकार की वस्तुओं के लिए हम इनके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। जैसे हमने पहले लिया वलय, तो वलय के लिए I का मान जो होता है mk², साधारणतः यही लिखा, और k², ठीक है ना, बाई r² की वैल्यू यहाँ पर होती है 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी k² की जो वैल्यू होगी वो r² के बराबर हो जाएगी इसको सॉल्व करने से। तो I = mr² आ जाएगा वलय के लिए जड़त्व। हम सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण जब ज्ञात करेंगे तो घूर्णन त्रिज्या के रूप में ही, और घूर्णन त्रिज्या और जो वास्तविक त्रिज्या उसका अनुपात जो होगा उसके बीच में रिलेशन होगा। तो जैसे अब हम अगला डिस्कस करते हैं चकती के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए k² r² का मान ये होता है 1/2, तो इससे हमने k² का मान निकाला r²/2। अतः जड़त्व आघूर्ण होगा mk², तो m × r²/2। तो सर्कुलर डिस्क के लिए इस तरीके से, यानी चकती के लिए I = mr²/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं सॉलिड सिलेंडर यानी बेलन के लिए, ठोस बेलन के लिए क्या होगा। ठोस बेलन के लिए इसके लिए k² r² का मान जो होता है वो 2/5 होता है। तो इससे k² का मान क्या हो जाएगा 2/5 r²। अतः I की वैल्यू होती है mk², तो I = m × 2/5 r², तो I = 2mr²/5, ये आ जाएगा ठोस बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण। और इसी तरीके से अगर खोखले गोले के लिए निकालना चाहें तो देखिएगा खोखले गोले के लिए इसका k का मान क्या होगा। खोखले गोले के लिए, तो खोखले गोले में k² r², इतना मान जो होगा 2/3 के इक्वल होता है। तो इससे k² की वैल्यू हो जाएगी 2/3 r²। तो फिर हमने फॉर्मूला I = mk² में रख दिया, तो I = जो आ जाएगा m × 2/3 r² या I = 2/3 mr²।
ये आ जाएगा खोखले गोले के लिए। तो इस तरीके से इन सभी आकृतियों के लिए अलग अलग हम जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात कर पाएंगे।